एक ऐसी दुनिया में जहां मरे हुए लोग धरती पर राज कर रहे हैं और इंसान लोहे की मजबूत दीवारों के पीछे कैद है, वहां जिंदा रहना एक बेहद क्रूर कीमत मांगता है। लैंड ऑफ द डेड 2005 हमें भविष्य की उसी भयावह दुनिया में ले जाता है जहां ज़ॉम्बी जीवित इंसानों से कहीं ज्यादा है और इंसानों का आखिरी शहर तबाही के बिल्कुल किनारे खड़ा है। जैसे जैसे मरे हुए लोग सोचने, सीखने और एकजुट होकर उठ खड़े होते हैं, एक छोटी सी गलती भी पूरी मानव जाति के अंत का कारण बन सकती है। कई साल पहले दुनिया बिना किसी चेतावनी के बिखर गई थी, जब मरे हुए लोग अचानक जिंदा होकर उठने लगे। कुछ ही दिनों में लाखों लोग मारे गए। जो लोग बच पाए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, मजबूत किलेबंद शहरों के भीतर शरण लेना। बाकी पूरी धरती ज़ॉम्बियों के हवाले छोड़ दी गई। सभ्यता दीवारों के भीतर सिमट गई और मरे हुए लोग आजादी से दुनिया में भटकने लगे। वर्तमान समय में राइली और माइक चुपचाप एक उजड़े हुए शहर पर नजर रखते हैं जो पूरी तरह ज़ॉम्बियों से भरा पड़ा है। लेकिन माहौल कुछ अजीब लगता है। ये जीव बेतरतीब ढंग से नहीं घूम रहे, बल्कि अपने पुराने जीवन की आदतों को दोहराते दिखाई देते हैं। कुछ बेसुरी तरह संगीत की नकल करते हैं तो कुछ रोजमर्रा के कामों को फिर से जीने की कोशिश करते हैं। एक विशाल ज़ॉम्बी, जिसे बाद में बिग डैडी कहा जाता है, पेट्रोल पंप को ऐसे पकड़े रहता है जैसे किसी अदृश्य गाड़ी में ईंधन भर रहा हो। राइली के मन से ये एहसास नहीं जाता कि मरे हुए लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं। शायद अब उन्हें समझ भी आने लगी है। उसकी चिंता तब और बढ़ जाती है जब बिग डैडी अचानक पास मौजूद इंसानों को महसूस कर लेता है और राइली व माइक को तुरंत पीछे हटना पड़ता है। दूसरी ओर चोलो और उसकी टीम एक कचरा स्थल पर सीलबंद कंटेनरों को ठिकाने लगाने पहुंचती है। जब एक ज़ॉम्बी उनकी ओर रेंगता हुआ आता है तो वे बिना ज्यादा सोचे उसे मार गिराते हैं। आखिर में एक और डिब्बा फेंका जाता है जिसके अंदर से खून रिस रहा होता है, जो किसी बेहद खौफनाक सच्चाई की ओर इशारा करता है। कुछ ही देर बाद राइली और माइक की मुलाकात एक बुरी तरह विकृत आदमी से होती है जो उन्हें चौंका देता है। लेकिन राइली तुरंत पहचान लेता है कि वो चार्ली है, उनका भरोसेमंद साथी। जैसे ही आसमान में आतिशबाजियां फूटती है, पूरा समूह डेड रेकनिंग की ओर लौटा है। एक विशाल बख्तरबंद वाहन जिसे राइली ने खुद डिजाइन किया था। कुछ ही देर में चोलो की टीम भी उनसे मिलती है और उनका असली मकसद सामने आता है, इस भारी हथियारों से लैस वाहन की मदद से ज़ॉम्बियों से भरे इलाकों में घुसकर जरूरी सामान इकट्ठा करना। राइली चोलो को चेतावनी देता है कि ज़ॉम्बी पहले से ज्यादा सतर्क लग रहे हैं, शायद वे एक दूसरे से संवाद भी कर रहे हों। लेकिन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। चोलो और माइक बाहर निकलते हैं और बताते हैं कि रात के हमले बेहद जरूरी है। अंधेरा उन्हें आतिशबाजियां चलाने का मौका देता है जिनकी चमक ज़ॉम्बियों को सम्मोहित कर देती है और उनका ध्यान भटका देती है। कारें और बाइकें सड़कों पर दौड़ती है। टीम तेजी से सामान बटोरती है और चमकती रोशनी की ओर खिंचे चले आ रहे ज़ॉम्बियों को गोलियों से ढेर करती जाती है। लेकिन वे ये नहीं देख पाते कि बिग डैडी पर इन आतिशबाजियों का कोई असर नहीं हो रहा। वो दूसरे ज़ॉम्बियों को जगाने की कोशिश करता है और जैसे जैसे और ज़ॉम्बी मारे जाते हैं, उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। गुस्से और दुख के एक विस्फोट में वो जमीन पर गिरे एक ज़ॉम्बी का सिर बेरहमी से कुचल देता है। अचानक आतिशबाजियां रुक जाती है। लॉन्चर में आई खराबी राइली को मजबूर कर देती है कि वो सामने आ रहे एक ज़ॉम्बी को खुद गोली मार दे। वो तुरंत डेड रेकनिंग से संपर्क करता है और पता चलता है कि पूरा सिस्टम जाम हो चुका है। राइली फौरन पीछे हटने का आदेश देता है। जैसे ही टीम तेजी से लौटती है, बख्तरबंद वाहन भारी गोलीबारी करता हुआ विस्फोटों और गोलियों के बीच से रास्ता साफ करता है। लेकिन तभी एहसास होता है एक इंसान गायब है। जब राइली चोलो को कॉल करता है तो जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। चोलो अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ समय बाद माइक, चोलो और फॉक्सी एक छोटी सी दुकान में शराब की बोतलें उठाने के लिए घुसते हैं। जगह शांत लगती है, लेकिन जैसे ही चोलो फ्रिज खोलता है, एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर झपट पड़ता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। काफी देर तक चले इस जानलेवा मुकाबले के बाद चोलो किसी तरह उस ज़ॉम्बी को काबू में कर लेता है और भाले को उसके सिर में दाग देता है, जिससे खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पूरी शांति से वो सिगरेट के एक कार्टन को फर्श पर पलट देता है और माइक को उन्हें उठाने का आदेश देता है, जबकि वो और फॉक्सी शराब बाहर ले जाने लगते हैं। जैसे ही माइक काउंटर के ऊपर झुकता है, तभी तबाही टूट पड़ती है। छिपा हुआ एक ज़ॉम्बी अचानक उसके हाथ में दांत गड़ा देता है। घबराया हुआ माइक बाहर की ओर लड़खड़ाता है और वो दरिंदा उसके पीछे पीछे आ जाता है। ठीक उसी पल राइली वहां पहुंचता है और ज़ॉम्बी को गोली मारकर ढेर कर देता है। राइली जैसे ही माइक की मदद के लिए आगे बढ़ता है, चोलो बेरहमी से बीच में आ जाता है। वो जिद करता है कि माइक को अभी मार देना चाहिए, इससे पहले कि वो भी मरे हुए में बदल जाए। दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है, लेकिन कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही माइक खुद को गोली मार लेता है। एक ज़ॉम्बी बनने से बचने के लिए शोक मनाने का वक्त भी नहीं होता। राइली तुरंत सबको वहां से निकलने का आदेश देता है। पूरा दल तेजी से सड़कों से भागता हुआ शहर से बाहर निकलने लगता है। उनके पीछे बिग डैडी लगभग एक बाइक सवार को पकड़ ही लेता है, लेकिन उसकी जगह जमीन पर गिरी एक बंदूक उठा लेता है। गुस्से से दहाड़ता हुआ वो वाहनों के पीछे दौड़ पड़ता है और बाकी ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद राइली और उसकी टीम इंसानों के आखिरी बचे शहरों में से एक के पास अपने ठिकाने पर पहुंचती है। ये शहर साफ तौर पर दो हिस्सों में बंटा हुआ है। अमीर लोग फिडलर्स ग्रीन नाम की एक ऊंची आलीशान इमारत में रहते हैं, जबकि गरीब नीचे फैली तंग और गंदी झुग्गियों में फंसे हुए हैं। सशस्त्र गार्ड लगातार पहरा देते रहते हैं और बिजली से लैस बाड़े किसी भी ज़ॉम्बी को छूते ही भून देती है। चारों ओर पानी से घिरे इस शहर में दाखिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कड़ी सुरक्षा वाला एक पुल। सामान उतारने के बाद राइली चोलो का सामना करता है। वो माइक की मौत का जिम्मेदार उसे ठहराता है और उस पर बेवजह रास्ता बदलने का आरोप लगाता है। चोलो अपना बचाव करते हुए कहता है कि माइक को खतरे का अंदाजा था
और उसने अपनी मर्जी से आने का फैसला किया था। तभी ये सच्चाई सामने आती है कि चोलो का असली सपना फिडलर्स ग्रीन में रिटायर होना है और शराब का धंधा उसके लिए वहां तक पहुंचने के गिने चुने रास्तों में से एक है। अगली सुबह राइली और चार्ली झुग्गी बस्तियों में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात मुलिगन से होती है, एक बेघर आदमी जो गरीबों को अमीरों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। राइली को किसी बगावत में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो बस मुलिगन के बीमार बच्चे के लिए दवाइयां देता है और बिना रुके वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद राइली अपनी हाल ही में खरीदी गई कार को देखने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कार चोरी हो चुकी है। जवाब ढूंढने के लिए वो और चार्ली शहर के नीचे बने एक भूमिगत क्लब में उतरते हैं, एक ऐसी जगह जहां ज़ॉम्बियों को विकृत मनोरंजन का साधन बना दिया गया है। कुछ ज़ॉम्बियों को जंजीरों से बांधकर लोगों के साथ फोटो खिंचवाए जाते हैं, जबकि कुछ को एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर किया जाता है और जुआरी उन पर दाव लगाते हैं। गुस्से से भरा राइली चिहुआहुआ का सामना करता है और उससे चोरी हुई कार के बारे में पूछता है। चिहुआहुआ किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करता है, लेकिन ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि वो पता लगाएगा। राइली के सवालों के जवाब अब भी अधूरे ही रह जाते हैं। उस बेरहम लड़ाई के गड्ढे में आमतौर पर ज़ॉम्बियों को लुभाने के लिए बिल्लियों या कुत्तों जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उस रात आयोजक दाव और बढ़ा देता है। वो एक जिंदा महिला स्लैक को भीतर फेंक देता है। स्लैक पूरी ताकत से लड़ती है, लात मारती और नाखूनों से वार करती हुई बाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी बार बार उसे नीचे खींच लेते हैं। भीड़ पागलों की तरह तालियां बजाती है, उसकी दहशत को तमाशे की तरह देखती है। आखिरकार राइली को समझ आ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है और ये दृश्य उसे अंदर तक झकझोर देता है। बिना एक पल सोचे वो गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ज़ॉम्बी ढेर होने लगते हैं और दर्शक डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इसी अफरातफरी में चिहुआहुआ चार्ली पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और एक बेगुनाह आदमी मारा जाता है। गोली की आवाज सुनते ही राइली पलटता है और चिहुआहुआ को गोली मार देता है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ता है, घायल लेकिन जिंदा। चिहुआहुआ तब पलटकर फायर करता है जब राइली उसका ध्यान हटाता है। ठीक उसी पल स्लैक राइली को बचाने के लिए उसे बार के पार धक्का दे देती है और गोली उसके हाथ में लग जाती है। भागने की कोशिश करते चिहुआहुआ पर चार्ली निशाना साधता है और उसके सिर में सटीक गोली मारकर खतरे का अंत कर देता है। राइली तुरंत स्लैक की मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो सके पुलिस वहां धावा बोल देती है और सभी को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में हिरासत में रहते हुए स्लैक बताती है कि उसे जानबूझकर चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये आदेश शहर के ताकतवर शासक कॉफमैन का था। उसे पता चल गया था कि स्लैक गुपचुप तरीके से मुलिगन की योजना का समर्थन कर रही थी, जिसका मकसद अमीरों के खिलाफ विद्रोह करना था। वो ये भी बताती है कि उसने कभी सेना में भर्ती होने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन जब दुनिया तबाह हो गई तो हालात ने उसे उस अपमानजनक जिंदगी में धकेल दिया जिसे उसने कभी चुना ही नहीं था। राइली मानता है कि यह व्यवस्था बेहद निर्दयी है, लेकिन उसे किसी बगावत में दिलचस्पी नहीं है। उसका एकमात्र सपना है इस शहर से दूर भाग जाना और इंसानों से दूर कहीं शांति से जीना। उनकी बातचीत तभी रुक जाती है जब गार्ड मुलिगन को भी उसी सेल में ले आते हैं। शहर की दीवारों के बाहर ज़ॉम्बियों का रास्ता अचानक बंद हो जाता है। बिग डैडी एक कसाई ज़ॉम्बी को इशारा करता है जो लकड़ी की रुकावट तोड़ देता है। दूसरी तरफ जो दृश्य सामने आता है वो और भी डरावना होता है। कई ज़ॉम्बी उल्टा लटकाए गए हैं, उनके शरीर पर निशाने बने हुए हैं जिन्हें इंसान निशानेबाजी के अभ्यास के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ये बमी बिग डैडी के गुस्से को और भड़का देती है और उसके बदले की आग को और तेज कर देती है। इसी दौरान चोलो फिडलर्स ग्रीन पहुंचता है और कॉफमैन से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन घबराया हुआ बटलर निप लगभग उस पर हमला ही कर देता है। निप बताता है कि कॉफमैन बाहर गया हुआ है और पास के एक अपार्टमेंट से आ रही अजीब आवाजों ने उसे डरा रखा है। चोलो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और वहां एक आदमी को पाता है जिसने खुदकुशी कर ली है। वो पास पड़ी एक सजावटी मूर्ति उठाता है ताकि आदमी के दिमाग को कुचल सके, लेकिन उसकी रोती बिलखती पत्नी उसे रोकने की भीख मांगती है। इसी बहस के दौरान उनका बेटा अंदर दौड़ता है और लाश को लटकाए रखने वाली रस्सी काट देता है। अचानक वो शव जिंदा हो जाता है, बच्चे पर झपट पड़ता है और उसकी गर्दन में दांत गड़ा देता है। फिर औरत की ओर बढ़ता है। एक और भयानक सपना सच हो जाता है। एक पल की भी देरी किए बिना चोलो उस छोटी मूर्ति को बार बार मारता है और संक्रमित आदमी का सिर पूरी तरह कुचल देता है। तभी एक गार्ड पहुंचता है। चोलो शांति से सारी तबाही उसके हवाले करता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद चोलो कॉफमैन के दफ्तर तक पहुंचता है और छापे के दौरान इकट्ठा किए गए कीमती सामान उसके सामने रखता है। वो बताता है कि वो अपनी कमाई से फिडलर्स ग्रीन के अंदर रहने की जगह खरीदना चाहता है। कॉफमैन उसकी बात तुरंत ठुकरा देता है और साफ कर देता है कि चोलो जैसे लोग कभी भी फिडलर्स ग्रीन में कदम नहीं रख सकते। गुस्से से तिलमिलाया चोलो फूट पड़ता है और खुलासा करता है कि पिछले 3 सालों से वो कॉफमैन के लिए गंदा काम करता रहा है, राजनीतिक दुश्मनों को मारना और उनकी लाशों को उन्हीं बक्सों में भरकर ठिकाने लगाना जिन्हें पहले फेंका गया था। कॉफमैन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो चुपचाप एक गार्ड को बुलाता है। हालात समझते ही चोलो तुरंत वहां से निकल जाता है, जबकि कॉफमैन उसके मारे जाने का हुक्म दे देता है। सीढ़ियों वाले हिस्से में घात लगाकर किया गया हमला ठीक वैसा ही होता है जैसा चोलो ने अंदाजा लगाया था। वो फुर्ती से प्रतिक्रिया करता है, गार्ड को काबू में कर उसे बेहोश कर देता है और उसका हथियार छीन लेता है। रात होते होते चोलो अपनी टीम से दोबारा मिल जाता है और अपनी असली योजना पर काम शुरू करता है, डेड रेकनिंग को चुराने की। पास ही 2 सैनिक एक डमी पर निशानेबाजी का अभ्यास कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पीछे से कुछ आहट सुनाई देती है। जैसे ही वे लाइट जलाते हैं, सामने बिग डैडी खड़ा होता है। कुछ ही पलों में अड्डे में चीखें गूंज उठती है और फिर अलार्म बजने लगता है। एक विशाल ज़ॉम्बी झुंड उस बार के पास इकट्ठा हो जाता है जहां बिजली नहीं है। यही वही रास्ता है जिसका इस्तेमाल गार्ड अंदर आने जाने के लिए करते थे।
सैनिक दौड़कर पहुंचते हैं और ज़ॉम्बियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, कई को गिरा भी देते हैं, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वे जल्द ही घिर जाते हैं। दबाव बढ़ते ही बाढ़ टूट जाती है। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर चोलो की टीम डेड रेकनिंग पर कब्जा कर लेती है। फॉक्सी और प्रिटी बॉय कहते हैं कि उन्हें यही रुककर लड़ना चाहिए, लेकिन चोलो साफ मना कर देता है। जैसे जैसे ज़ॉम्बी बेस में घुसते जाते हैं, कम संख्या वाले सैनिक बेरमी से मारे जाते हैं। जब बख्तरबंद वाहन आगे बढ़ता है तो बिग डैडी उस पर फायर करता है, लेकिन गोलियां मोटे कवच से टकराकर उछल जाती है और पास रखे ईंधन टैंकों से जा टकराती है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है। गिरे हुए सैनिकों को नोचने के बाद ज़ॉम्बियों की नजर दूर चमकते फिडलर्स ग्रीन की रोशनी पर पड़ती है और पूरा झुंड उसी दिशा में कूच करने लगता है। कुछ देर बाद चोलो कॉफमैन से संपर्क करता है और ठंडे लहजे में बताता है कि अब डेड रेकनिंग उसके कब्जे में है। वो कॉफमैन को आधी रात तक का समय देता है नाव के जरिए $5 मिलियन पहुंचाने के लिए, वरना वो फिडलर्स ग्रीन को मलबे में बदल देगा। कॉफमैन किसी भी सौदे से इनकार करता है और इसके बजाय राइली को जेल से रिहा करने का आदेश देता है। चार्ली घबरा जाता है और राइली की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो उठता है। वो बताता है कि आग की उस घटना के दौरान जिसने उसके चेहरे को बुरी तरह जला दिया था, राइली ने उसकी जान बचाई थी। राइली को कॉफमैन के पास ले जाया जाता है, जो उसे चोरी हुए वाहन को वापस लाने के लिए काम पर रखना चाहता है। राइली को शक होता है कि कॉफमैन ने ही उसकी कार चोरी करवाई थी ताकि वो शहर में फंसा रहे। वो सख्त शर्त रखता है, उसे एक बेहतर हथियारों से लैस वाहन चाहिए और उसके दोस्तों को रिहा किया जाए। मजबूर होकर कॉफमैन हर शर्त मान लेता है। डेड रेकनिंग के अंदर चोलो माउस को बंदरगाह की ओर जाने और कॉफमैन की नाव का इंतजार करने का आदेश देता है। माउस अपने स्केटबोर्ड पर निकल पड़ता है और डॉक के पास एक उजड़ी इमारत में छिप जाता है। चारों ओर अजीब आवाजें गूंजती हैं और वो डर के मारे जम जाता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि अंधेरे में बस चूहों का झुंड इधर उधर भाग रहा है। जेल के भीतर राइली आखिरकार अपनी टीम से फिर मिल पाता है। आने वाले खतरे को देखते हुए सभी को नए हथियार दिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद कॉफमैन का सहायक 3 सशस्त्र सैनिकों के साथ पहुंचता है और साफ कर देता है कि मिशन में वे भी शामिल होंगे, राइली की मर्जी हो या न हो। जल्द ही टीम उजड़े हुए बेस तक पहुंचती है, जहां ज़ॉम्बी हमले के बाद का मंजर उनका इंतजार कर रहा होता है। टूटी फूटी चीजें, लाशें और सन्नाटा। जमीन पर पड़े निशानों का मुआयना करते हुए राइली गतिविधि की दिशा पकड़ लेता है और समझ जाता है कि मरे हुए सीधे मुख्य पुल की ओर बढ़ रहे हैं। वो कॉफमैन को चेतावनी देने के लिए कॉल करता है, लेकिन कॉफमैन खतरे को नजरअंदाज कर देता है। उसे पूरा यकीन होता है कि ज़ॉम्बी कभी भी शहर में घुस नहीं सकते और वो राइली को सिर्फ वाहन वापस लाने पर ध्यान देने का आदेश देता है। इसके बाद राइली और मनोलेटे गोला बारूद की तलाश में अलग हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग चलने लायक किसी गाड़ी की खोज में निकल पड़ते हैं। जब समूह एक गाड़ी को जबरदस्ती स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक चार्ली स्लैग पर बंदूक तान देता है। स्लैग घबराकर सिहर उठती है। एक गोली चलती है, लेकिन चार्ली का निशाना स्लैग नहीं, बल्कि उसके पीछे चुपके से आ रहे एक ज़ॉम्बी पर होता है। अगले ही पल एक और मरा हुआ चार्ली पर झपट पड़ता है। इस बार स्लैग जवाबी कार्रवाई करती है और उसे गोली मार गिराती है। हालांकि धमाके की आवाज से चार्ली के कानों में तेज सनसनाहट गूंजने लगती है। दूसरी तरफ एक अंधेरी इमारत के भीतर राइली और मनोलेटे एक ज़ॉम्बी सैनिक को देखते हैं, जो अपने ही साथियों के बचे खुचे शवों को नोच रहा होता है। राइली बिना देरी किए उसके सिर में गोली मारकर उसे ढेर कर देता है। कमरे में और अंदर झांकने पर उन्हें कई और ज़ॉम्बी एक साथ जमा दिखते हैं, जो खाने में इतने मशगूल होते हैं कि उनकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं कर पाते। मौके का फायदा उठाते हुए दोनों शांतिपूर्वक एक एक करके सभी को मार गिराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। गोला बारूद हासिल करने के बाद पूरा समूह तेजी से वापस दूसरों के पास लौटता है। तभी अचानक उनके पीछे से एक ऐसा ज़ॉम्बी लड़खड़ाता हुआ आता है, जिसके बारे में लगता है कि उसका सिर नहीं है। जैसे ही वो आगे झुकता है, सब समझ जाते हैं कि उसका सिर अब भी जुड़ा है, बस फटी हुई खाल के सहारे लटका हुआ। वो झपटता है और किसी के कुछ समझने से पहले ही मोनेट को काट लेता है। चार्ली तुरंत गोली चलाता है। गोली ज़ॉम्बी के शरीर को चीरती हुई लटकते सिर को उड़ा देती है। उसी पल उनकी गाड़ी आखिरकार स्टार्ट हो जाती है और वे बाल बाल बचकर वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी दौड़ते हुए आगे बढ़ती है और इसी दौरान राइली अपने अतीत के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसके अपने भाई को एक बार ज़ॉम्बी ने काट लिया था और 1 घंटे से भी कम समय में वो बदल गया। न कोई इलाज था, न वक्त, और मजबूरी में राइली को खुद अपने भाई को मारना पड़ा था। उस दर्द को याद करते हुए स्लैग मोनेट की जिंदगी के साथ जुआ खेलने से इनकार कर देती है और संक्रमण फैलने से पहले ही उसका अंत कर देती है। कुछ ही देर बाद राइली एक ट्रैकिंग डिवाइस चेक करता है, जिसे उसने चुपके से डेड रेकनिंग डिजाइन करते वक्त बनाया था। इससे वो उसकी सटीक लोकेशन पता कर सकता है। स्लैग कबूल करती है कि ये उसकी जिंदगी में पहली बार है जब वो शहर से बाहर निकली है। राइली उसे गाड़ी रोकने को कहता है। अचानक राइली और चार्ली मोटाउन और पिलसबरी पर बंदूक तान देते हैं। राइली को शक होता है कि जैसे ही वाहन वापस मिल जाता, उन्हें उसे मारने का आदेश दिया गया था। वो साफ कर देता है, कॉफमैन को कभी भी डेड रेकनिंग का कंट्रोल नहीं मिलेगा। वो इसी वाहन में भागने वाला है। अगर सैनिक इस बात से सहमत नहीं है तो वे आजाद है, यहां से चले जाए। आसपास ज़ॉम्बियों को नजदीक आता देख मोटाउन और पिलसबरी राइली का साथ देने का फैसला करते हैं। उधर फिडलर्स ग्रीन में कॉफमैन शहर के अमीरों को इकट्ठा करता है और भरोसा दिलाता है कि उसने ऐसी आपदाओं के लिए पहले से ही गुप्त सप्लाई ठिकाने तैयार कर रखे हैं। इसी बीच डेड रेकनिंग के अंदर चोलो पास आते एक ज़ॉम्बी को देखता है और बिना किसी भाव के उसे मार देता है। फिर दोबारा अपनी कसरत में लग जाता है। आधी रात में अब सिर्फ 40 मिनट बाकी होते हैं। वो माओ से हालचाल लेने के लिए संपर्क करता है, लेकिन पैसे अब तक नहीं पहुंचे होते। चोलो तुरंत अपनी टीम को मिसाइलें तैयार करने का आदेश देता है। बंदरगाह पर
माउस को अचानक हलचल सुनाई देती है। वो घुसने की कोशिश कर रहे एक ज़ॉम्बी पर गोली चला देता है। जैसे ही वो बाहर झांकता है, एक और खतरा उसे चौंका देता है और वो पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। कुछ ही पलों बाद कई ज़ॉम्बी पीछे से उसे घेर लेते हैं। संख्या के आगे वो टिक नहीं पाता और वहीं मारा जाता है। दूसरी ओर ज़ॉम्बियों का विशाल झुंड नदी के किनारे पहुंचकर रुक जाता है। बिग डैडी पानी पर पड़ती रोशनी की चमक देखता है और आगे बढ़ता है। वो नदी में गिर जाता है, लेकिन जब वो ऊपर नहीं आता तो बाकी ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पीछे उतर जाते हैं। उन्हें सांस लेने की जरूरत नहीं होती और वे नदी की तलहटी पर शांति से चलते हुए आसानी से पार कर जाते हैं। ट्रैकर को देखते हुए राइली समझ जाता है कि डेड रेकनिंग एक पहाड़ी की ओर बढ़ रहा है। मिसाइल हमले के लिए बिल्कुल सही जगह। स्लैक जोखिम भरा फैसला लेती है और सड़क छोड़कर एक शॉर्टकट पकड़ लेती है ताकि वे उससे पहले वहां पहुंच सके। कवर की तलाश के दौरान मोटाउन चुपके से पिलसबरी को इशारा करती है कि वो राइली के खिलाफ हो जाए, लेकिन पिलसबरी सबको चौंकाते हुए मोटाउन को ही बेहोश कर देता है। उसने राइली का साथ चुन लिया है। जब डेड रेकनिंग वहां पहुंचता है, राइली और चार्ली उसका सामना करने के लिए बाहर आते हैं। चोलो उन्हें अंदर आने देता है, लेकिन तुरंत राइली पर हथियार तान देता है और प्रिटी बॉय को मिसाइलें तैयार करने का आदेश देता है। राइली उसे चेतावनी देता है कि यह हमला बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर देगा। चोलो पलटकर कहता है कि कॉफमैन का राज पहले ही उससे कहीं ज्यादा जाने ले चुका है। शहर के भीतर एक भयानक सपना सच हो जाता है। ज़ॉम्बी सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं और जो भी दिखता है उस पर हमला कर देते हैं। बिग डैडी एक गार्ड को मारता है, उसकी बंदूक उठाता है और दूसरे ज़ॉम्बी को दिखाता है कि उसे कैसे चलाना है। एक सैनिक ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन कसाई ज़ॉम्बी उसकी कलाई काट देता है। ग्रेनेड नीचे गिरते ही फट जाता है और वो सैनिक उसी पल मारा जाता है। जैसे ही घड़ी में आधी रात होती है, चोलो मिसाइलें दागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी राइली सच्चाई सामने लाता है। वो बताता है कि उसने अपने ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से हथियारों को निष्क्रिय कर दिया है। वो डिवाइस को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है और चोलो की योजना वही खत्म हो जाती है। गुस्से में पागल होकर चोलो राइली पर टूट पड़ता है। उसी दौरान मोटाउन को होश आ जाता है और वो डेड रेकनिंग की ओर बढ़ती है। मॉनिटर पर उसे देखते ही राइली फुर्ती से हरकत करता है और मोटाउन के फायर खोलने से ठीक पहले चोलो को वाहन से बाहर लात मार देता है, लेकिन मोटाउन ज्यादा देर तक कुछ नहीं कर पाती। अचानक उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उसके चेहरे में दांत गड़ा देता है। बिना हिचकिचाए स्लैक मोटाउन के सिर में गोली मार देती है। फिर वो और पिलसबरी मिलकर हमलावर ज़ॉम्बी को भी खत्म कर देते हैं। इस अफरातफरी में चार्ली को मौका मिल जाता है। वो फॉक्सी को निहत्था करता है और डेड रेकनिंग का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। राइली चोलो को देखता है और समझ जाता है कि वो बुरी तरह घायल है, पहले मोटाउन की गोलियों से और अब लगातार खून बह रहा है। उधर फिडलर्स ग्रीन में कॉफमैन तिजोरियां खाली करता है और भागने की तैयारी करता है। जब बोर्ड का एक सदस्य उसे रोकने की कोशिश करता है तो कॉफमैन बिना दया किए उसे गोली मार देता है। राइली कॉल करके कॉफमैन को बताता है कि चोलो को रोक दिया गया है, लेकिन कॉफमैन उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करता। तभी शहर में जोरदार धमाके गूंजने लगते हैं। ये साफ हो जाता है कि हालात उससे कहीं ज्यादा भयावह है। राइली सच्चाई समझ जाता है। ज़ॉम्बी शहर में घुस चुके हैं और ऐलान करता है कि वे वापस मुड़कर लोगों की मदद करेंगे। गंभीर रूप से घायल चोलो जानता है कि शायद वो बच नहीं पाएगा। वो जिद करता है कि वे किसी सप्लाई आउटपोस्ट की ओर जाए। फॉक्सी उसके साथ रुकने का फैसला करता है, जबकि बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक गाड़ी ढूंढते समय चोलो पास के एक ज़ॉम्बी को गोली मारता है, लेकिन तभी दूसरा ज़ॉम्बी पीछे से हमला कर देता है और उसके हाथ में काट लेता है। चोलो चाकू से उसे मार गिराता है, लेकिन नुकसान हो चुका होता है। फॉक्सी उसे इस पीड़ा से मुक्त करने की पेशकश करता है, मगर चोलो मना कर देता है। वो कहता है अभी एक आखिरी काम बाकी है। फॉक्सी उसे बेस तक ले जाता है, उससे विदा लेता है और उसे वही छोड़कर चला जाता है। इसी बीच शहर पूरी तरह अराजकता में डूब जाता है। ज़ॉम्बी सड़कों पर लोगों का बेरहमी से कत्लेआम करते हैं और साथ ही सीखते भी जा रहे हैं। बंदूकें चलाना, औजारों का इस्तेमाल करना और जो कुछ भी हाथ लगे उससे तबाही मचाना। राइली गार्ड से संपर्क करता है और उनसे बाड़े खोलने की गुहार लगाता है ताकि आम लोग भाग सके, लेकिन बिजली बंद नहीं हो पाती और पावर प्लांट से कोई जवाब नहीं मिलता। मुख्य पुल पार करना सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा होता, इसलिए राइली किसी और रास्ते की तलाश में जुट जाता है। नक्शे को ध्यान से देखते हुए उसे एक ड्रॉब्रिज मिलता है जो हमेशा ऊपर उठा रहता है। वो तय कर लेता है यही उनका आखिरी मौका है। इधर सैकड़ों और लोग मारे जाते हैं जब मरे हुए शहर की गलियों में उमड़ पड़ते हैं। गार्ड्स की गोलीबारी से विस्फोट होते हैं और एक ज़ॉम्बी आग की लपटों में घिर जाता है। बिग डैडी एक ही गोली से उसकी पीड़ा खत्म कर देता है। जैसे ही झुंड एक निर्माण स्थल से गुजरता है, वे अपने लिए हथियार उठा लेते हैं, सबल, लोहे की पाइपें, यहाँ तक कि एक जैकहैमर भी। जब वे फिडलर्स ग्रीन पहुंचते हैं तो प्रवेश द्वार तोड़ डालते हैं और अपना कहर बरपा देते हैं। अमीरों का कत्लेआम होता है और वे आलीशान दुकानों को तहस नहस कर देते हैं जो कभी उस जगह की पहचान हुआ करती थी। ड्रॉब्रिज पर डेड रेकनिंग पहुंचता है। स्लैक लॉक किए गए कंट्रोल रूम के दरवाजे को उड़ा देती है और इस प्रक्रिया में राइली बाल बाल बचता है। इससे पहले कि वे दोबारा संभल पाते, एक विशाल ज़ॉम्बी झुंड वाहन को चारों ओर से घेर लेता है। राइली दौड़कर कंट्रोल तक पहुंचता है और लीवर खींच देता है। आखिरकार पुल सक्रिय हो जाता है, लेकिन वो बेहद धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। अब वे वही फंसे होते हैं और उनके पास जिंदा बचने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट होते हैं। अचानक कहीं से एक ज़ॉम्बी राइली पर झपट पड़ता है और उसके हाथ से बंदूक गिर जाती है। पुल के किनारे दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है, लेकिन आखिरकार राइली पूरी ताकत लगाकर उस ज़ॉम्बी को पीछे धकेल देता है। इसी दौरान पुल धीरे धीरे नीचे उतर रहा होता है और भारी ढांचा ज़ॉम्बी के शरीर को चीरता हुआ उसे वही खत्म कर देता है। टीम छत का हैच खोलती है और राइली को ऊपर चढ़ने के लिए चिल्लाती है। राइली अपनी बंदूक उठाता है और पास आते मरे हुओं पर फायर करता हुआ
डेड रेकनिंग के किनारे से चढ़ने लगता है। उसके पूरी तरह ऊपर पहुंचने का इंतजार किए बिना ही प्रिटी बॉय गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ा देता है। भारी पहिए नीचे आते ज़ॉम्बियों को कुचलते जाते हैं और किनारों से झुंड बनाकर हमला करने वालों को गोलियों से भून दिया जाता है। जैसे ही वाहन पुल पार करता है, किसी की नजर पीछे की सीढ़ी से लटका एक अकेला ज़ॉम्बी नहीं देख पाती। अंदर पहुंचते ही राइली छत पर लगे मिसाइल लॉन्चर को सुरक्षित करता है। उधर शहर में नागरिक बाढ़ की ओर दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि बाढ़ अब भी बिजली से भरी हुई है और पार करना नामुमकिन है। चारों ओर से ज़ॉम्बी नजदीक आते जा रहे हैं और फंसे हुए लोग अपने अंत के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी अचानक आसमान में आतिशबाजियां फूट पड़ती हैं और डेड रेकनिंग रोशनी से आकाश को चमका देता है। ज़ॉम्बी पल भर के लिए ठिठक जाते हैं, लेकिन बस कुछ ही सेकंड के लिए। उनकी बढ़ती समझदारी उन्हें तुरंत संभलने देती है। फिडलर्स ग्रीन के अंदर कॉफमैन निप के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों सीधे बिग डैडी से टकरा जाते हैं। कॉफमैन अपनी पूरी मैगजीन खाली कर देता है, मगर गोलियां उसे मुश्किल से ही रोक पाती है। निप कॉफमैन को घसीटकर पास के एक गैराज में ले जाता है। जैसे ही निप गेट खोलता है, कॉफमैन कार में कूदता है और सामने फिर से बिग डैडी को खड़ा पाता है। डर के मारे निप उसे वही छोड़कर भाग जाता है। बिग डैडी कार को जोर जोर से हिलाता है, फिर पास खड़े फ्यूल पंप पर नजर डालता है। वो शीशा तोड़कर नोजल अंदर डाल देता है और पेट्रोल बहने देता है, फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। कॉफमैन किसी तरह कार से बाहर रेंगता है और तभी उसे चोलो अपनी ओर आता दिखता है। वो बेतहाशा गोलियां चलाता है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। जैसे ही चोलो रोशनी में आता है, कॉफमैन सच्चाई समझ जाता है। चोलो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। दोनों कार की छत पर भिड़ जाते हैं। तभी बिग डैडी वापस लौटा है, हाथ में जलता हुआ प्रोपेन टैंक लिए। वो उसे उनकी ओर फेंक देता है। फैला हुआ ईंधन आग पकड़ लेता है और जबरदस्त धमाका होता है, जिसमें कॉफमैन और चोलो दोनों जलकर मारे जाते हैं। जब डेड रेकनिंग आखिरकार मुख्य बाड़ तक पहुंचती है, तो टीम ये देखकर सन्न रह जाती है कि वे बहुत देर से पहुंचे हैं। कई नागरिक पहले ही मारे जा चुके होते हैं। कोई और रास्ता न देखकर राइली चार्ली को मिसाइल दागने का आदेश देता है। धमाकों से पूरी सड़कें थर्रा उठती है और कुछ ही पलों में पूरा ज़ॉम्बी झुंड साफ हो जाता है। धुआं छंटने के बाद बचे हुए लोग धीरे धीरे अपनी छिपने की जगहों से बाहर आते हैं। मिशन बेकार नहीं गया था। मुलिगन राइली से पूछता है कि क्या वो बाकी लोगों को निकालने में मदद करेगा, लेकिन राइली मना कर देता है और बताता है कि वह और उसके साथी अब उत्तर की ओर कनाडा जाने वाले हैं। अचानक डेड रेकनिंग के अंदर से गोलियों की आवाज गूंज उठती है। राइली तुरंत वापस दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि पिल्सबरी पहले ही उस ज़ॉम्बी को ढेर कर चुका है, जो चुपचाप गाड़ी के अंदर छिपा हुआ था। पीछे पुल पर बिग डैडी बाकी बचे ज़ॉम्बियों को अपने साथ दूसरी दिशा में ले जाता है। प्रिटी बॉय फायर खोलने का सुझाव देता है, लेकिन राइली उसे रोक देता है। वो समझाता है कि ये मरे हुए लोग हमला नहीं कर रहे, बल्कि बस जीने या कहें अस्तित्व में रहने के लिए कोई जगह तलाश रहे हैं। इसके बाद टीम आगे बढ़ जाती है। डेड रेकनिंग जब एक नई शुरुआत की ओर कनाडा की तरफ बढ़ती है, तो आसमान में आतिशबाजियां छोड़ी जाती है, मानो अंधेरे के बीच उम्मीद की एक आखिरी चमक। और यही इस जबरदस्त सर्वाइवल कहानी का अंत होता है। एक ऐसी कहानी जहां मरे हुओं की दुनिया में भी इंसानियत, उम्मीद और बलिदान आमने सामने टकराते हैं। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया हो और आप ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखना चाहते हो, तो मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इसे अपने मूवी लवर दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले रिकैप में।